हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। जैसा हम सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उन्हीं में से एक है जनरल असेंबली। आज हम जनरल असेंबली के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जनरल असेंबली का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल असेंबली है क्या। उसके बाद हम लोग जनरल असेंबली के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जनरल असेंबली के फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में जानेंगे। वोटिंग का क्या मेथड है जनरल असेंबली में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जनरल असेंबली का क्या प्रोसीड्यूर होता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जनरल असेंबली के क्या क्या कमिटीज हैं, उसे भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरल असेंबली के ऊपर काफी डिटेल्ड वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है एज द चीफ डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। इसका मतलब यहाँ पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेकर के, जो कि रिलेटेड होते हैं पीस एंड सिक्योरिटी से, बजट से रिलेटेड होते हैं, वर्ल्ड में कोई मेजर इवेंट हो उससे रिलेटेड होते हैं। इन सभी चीजों के रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन और डिबेट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग भी होता है, जिसका मतलब है नीति निर्माण। तो पहले डिस्कशन और डिबेट होता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी को भी यहाँ पर बनाया जाता है। साथ ही साथ ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन भी है, जिसका मतलब है कि जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इक्वली रिप्रेजेंट होते हैं जनरल असेंबली में। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर सभी मेंबर्स का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। जैसे नेशंस में पार्लियामेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में संसद है, वैसे ही ये वर्ल्ड का पार्लियामेंट है, जहां पे सारे के सारे नेशन अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अभी के समय में इसके 193 मेंबर्स हैं और ये ओनली यूएन बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे के सारे जनरल असेंबली के मेंबर हैं। इसमें जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो है साउथ सुडान, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है और 9 जुलाई 2011 को साउथ सुडान इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, जिसके वजह से 9 जुलाई को साउथ सुडान का इंडिपेंडेंस डे भी है। और 14 जुलाई 2011 को साउथ सुडान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था और इस वजह से ये सबसे लेटेस्ट मेंबर है। ये 193rd मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अभी के समय में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जो कि है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड होली सी। पैलेस्टीन जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन में लोकेटेड है और होली सी जो है वो लोकेटेड है रोम, इटली में। ये दोनों स्टेट यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं हैं, बट इनको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर नंबर 4 जो है आर्टिकल 9 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, वो जनरल असेंबली के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, जिसमें से 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में हैं। केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है, जो कि है पीस पैलेस हेग, नीदरलैंड। बाकी सभी प्रिंसिपल ऑर्गन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में ही स्थित है। जनरल असेंबली के एक प्रेसिडेंट भी होते हैं, जो 1 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। करंटली वोल्कन बोजगीर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्रेसिडेंट जो है वो जनरल असेंबली का होता है और सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो यूनाइटेड नेशन का होता है। दोनों में एक डिफरेंस है, इस चीज को आप क्लियर करके रखिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, जिनका नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं और ये एक इंडियन डिप्लोमैट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। और साथ ही साथ ये 8th प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। सितंबर 1953 से लेकर के सितंबर 1954 तक ये प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली की। तो काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, आप इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। जो जनरल असेंबली की पहली मीटिंग थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। तो अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ यूएनजीए देख लेते हैं।
यूएनजीए का मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आर्टिकल 9 जो है चैप्टर नंबर 4 का, वो डिस्कस करता है जनरल असेंबली के कंपोजिशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरल असेंबली में वो सारे मेंबर्स होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और हर एक मेंबर जो है वो 5 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख सकता है जनरल असेंबली में। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर में आपको डिफरेंस समझना है। मेंबर तो कोई एक ही होगा जो कि एक नेशन होगा, जैसे जो भारत देश है हमारा, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक मेंबर है, लेकिन भारत देश जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रखता है जनरल असेंबली में। वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्क है इंडिया और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव में। तो अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है वो किसी भी तरह के मैटर को, किसी भी तरह के सवाल को डिस्कस कर सकता है जो कि उसके स्कोप में आता हो, और वो होगा अकॉर्डिंग टू द चार्टर। चार्टर में अगर कोई चीज जनरल असेंबली के स्कोप में है तो जनरल असेंबली उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है, उसे कोई भी डिस्कशन करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन ये चार्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर कोई मैटर है जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से, तो उसे भी जनरल असेंबली डिस्कस कर सकता है और साथ ही साथ रिकमेंडेशन भी दे सकता है उसके ऊपर। ये जो मैटर है ये जनरल असेंबली चाहे तो खुद इस मैटर को कंसिडरेशन में ले सकता है, या कोई यूनाइटेड नेशन का मेंबर जनरल असेंबली को इस मैटर के कंसिडरेशन में ला सकता है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जनरल असेंबली को कह सकता है कि आप इस मैटर को कंसिडर करें, या कोई स्टेट जो कि मेंबर नहीं भी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी चाहे तो जनरल असेंबली को कह सकता है कि ये मैटर के ऊपर आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये जो मैटर है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसका मतलब जनरल असेंबली खुद, या कोई मेंबर यूनाइटेड नेशन का, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर कोई स्टेट जो कि मेंबर नहीं भी हो यूनाइटेड नेशन का, ये सभी किसी भी मैटर को कंसिडरेशन में ला सकते हैं जनरल असेंबली के, जिससे पीस और सिक्योरिटी को खतरा हो, और जनरल असेंबली इसके ऊपर डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा और साथ ही साथ रिकमेंडेशन भी देगा ताकि उस मैटर को सॉल्व किया जा सके। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किसी मैटर को कंसिडरेशन में ला सकता है जनरल असेंबली के, वैसे ही जनरल असेंबली जो है वो भी किसी सिचुएशन को सिक्योरिटी काउंसिल के कंसिडरेशन में ला सकता है। वो भी सिक्योरिटी काउंसिल को कह सकता है कि आप इस सिचुएशन के ऊपर अटेंशन दीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी जनरल असेंबली को बोल सकता है, तो जनरल असेंबली भी सिक्योरिटी काउंसिल को बोल सकता है किसी भी मैटर के ऊपर अपना ध्यान देने के लिए। अगर कोई मैटर है जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मेंटेनेंस को लेकर के, और सिक्योरिटी काउंसिल उस मैटर को डील कर रहा है, तो सेक्रेटरी जनरल के कंसेंट पे सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसे जनरल असेंबली को हर एक सेशन में बताना है कि उस मैटर के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया। तो उसे नोटिफाई करना है जनरल असेंबली को हर एक सेशन में कि वो जो मैटर है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल डील कर रहा है, उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या एक्शन लिया। इन सभी चीजों के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल को बताना पड़ता है जनरल असेंबली को। इसके अलावा जनरल असेंबली का ये काम है कि वो प्रमोट करे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। हम सबको पता है कि अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है इस वर्ल्ड को एक बेहतर वर्ल्ड बना पाना। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी प्रमोट करना जनरल असेंबली का काम है। इसके साथ ही साथ इनकरेज करना एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का इंटरनेशनल लॉ को लेकर के। इंटरनेशनल लॉ को बेहतर बनाने का भी काम जनरल असेंबली का है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई करना, उसको समझाना, उसको और सरल बनाना, ये भी जनरल असेंबली का ही काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली का काम है प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। किस फील्ड में? तो इकोनॉमी के फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स, इसको भी प्रमोट करना, इसको भी बढ़ावा देना, ये भी काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है। हम सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सभी के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन, उन सभी को खत्म करना और ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रमोट करना, ये भी जनरल असेंबली का काम है। इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, लाइक सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इन सभी को एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करना होता है जनरल असेंबली को।
इस रिपोर्ट में जिस भी एजेंडा के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन का क्या कंक्लूजन हुआ, इन सभी के बारे में उस रिपोर्ट में लिखा जाता है और वो जनरल असेंबली को सबमिट किया जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बजट है जिसे कंसिडर और अप्रूव करना काम है जनरल असेंबली का। यानी कि क्या बजट होगा, कैसा बजट होगा, इसको जनरल असेंबली ही कंसिडर और अप्रूव करता है। साथ ही साथ जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनका बजट में कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो भी स्टैब्लिश किया जाता है जनरल असेंबली के ही द्वारा। अभी के समय में यूएसए जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन के बजट में। अबाउट 22% ऑफ यूएनओ बजट जो है वो अमेरिका ही देता है। अब हम लोग कुछ और भी फंक्शंस एंड पावर्स देखते हैं जनरल असेंबली के, जिसमें है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और जो मेंबर्स होते हैं अदर यूएन ऑर्गन के, उन सभी को जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा जनरल असेंबली जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज जो होते हैं, आईसीजे के जो जज होते हैं और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी इलेक्ट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इन सभी के इलेक्शन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी नहीं, 2/3 मेजोरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर स्टेट को सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो उसे जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। इसके अलावा जनरल असेंबली जो है वो रिकमेंडेशन भी देती है ताकि किसी भी सिचुएशन का एक पीसफुल सेटलमेंट हो सके और एक फ्रेंडली रिलेशन बन सके कंट्रीज के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे। पहले मैं इस पॉइंट को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं हर एक छोटे पार्ट को उठा करके आपको समझाऊंगा। इसमें है द जनरल असेंबली में ऑल्सो टेक एक्शन इन केस ऑफ अ थ्रेट टू पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन व्हेन सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड टू एक्ट owing to the negative vote of a permanent member. In such instances, according to its Uniting for Peace resolution of 3rd November 1950, the Assembly may consider the matters immediately and recommend to its member collective measures to maintain or restore international peace and security. इसमें सबसे पहले हम लोग पहले लाइन को देखते हैं जिसमें लिखा गया है कि जनरल असेंबली जो है उसके पास राइट है कि वो एक्शन ले सकता है अगर पीस और सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है या कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन है तो वो एक्शन ले सकता है। जनरल असेंबली के पास पावर है कि वो एक्शन ले सकता है, लेकिन वो तब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो फेल कर चुका है। अगर कोई थ्रेट होगा पीस को तो सबसे पहला काम है सिक्योरिटी काउंसिल का एक्शन लेना, लेकिन अगर सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाए एक्शन लेने में तो क्या होगा? और फेल कैसे होगा? फेल होगा वीटो पावर के वजह से। मान लीजिए कि अगर दो देश के बीच में लड़ाई हो जाए और उस समय सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन पास करे और उस रेजोल्यूशन के ऊपर कोई परमानेंट मेंबर वीटो लगा दे तो वो रेजोल्यूशन तो वहीं पर रुक जाएगा, और अगर वो रेजोल्यूशन रुक जाएगा तो उस मैटर को तो सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाता है क्योंकि एक नेगेटिव वोट लगा दिया जाता है उसके परमानेंट मेंबर के द्वारा, तो उस समय पे जनरल असेंबली खुद एक्शन ले सकता है, और वो एक्शन ले सकता है यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन ऑफ 3rd नवंबर 1950 के थ्रू। और इस रेजोल्यूशन के द्वारा असेंबली जो है वो किसी भी मैटर को इमीडिएटली अपने कंसिडरेशन में लेगा, और जो भी असेंबली के मेंबर हैं, भले ही वो नॉन परमानेंट मेंबर ना हो सिक्योरिटी काउंसिल के, परमानेंट मेंबर ना हो सिक्योरिटी काउंसिल को, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको तुरंत के तुरंत वो मेजर्स देगा, वो रिकमेंडेशन देगा ताकि जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन और रिस्टोर किया जा सके और सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाती है क्योंकि किसी परमानेंट मेंबर ने वीटो लगा दिया है, वहां पे जनरल असेंबली के पास ये अधिकार है कि वो तुरंत के तुरंत अपने मेंबर स्टेट्स को बोले कि आप जाओ और उस मैटर को सॉल्व करो ताकि पीस और सिक्योरिटी को कोई खतरा न हो और इंटरनेशनल पीस बना रहे। अब हम लोग देखते हैं कि ये यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन जो है वो क्यों आया था। तो बात है कोरियन वॉर की, जो 1950 से 1953 तक चला था, और उसके दौरान 1950 में 1950 में जब नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री फोर्स का यूज करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि साउथ कोरिया है उसके ऊपर अटैक कर दिया था,
और जो नॉर्थ कोरिया था उसे यूएसएसआर सपोर्ट करता था और जो साउथ कोरिया था उसे यूएसए सपोर्ट करता था, क्योंकि वो दौर था कोल्ड वॉर का। तो नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर का सपोर्ट लेकर के साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जब ये वॉर हुई तब सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन लाए गए ताकि मेजर्स लिया जा सके, एक्शन लिया जा सके और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी मेजर या एक्शन को ब्लॉक कर देता था यूएसएसआर, अपना वीटो पावर लगा करके, तो अपना नेगेटिव वोट दे देता था। और यूएसएसआर एक परमानेंट मेंबर था और परमानेंट मेंबर के नेगेटिव वोट पड़ते ही वो जो मेजर था या जो वो एक्शन था या जो रेजोल्यूशन में लिखा गया था वो सभी इनवैलिड हो जाता था। और इस वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन और बढ़ गया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने लगा, एक बड़ा वॉर शुरू हो गया। जबकि यूनाइटेड नेशन उस समय था, उसके बाद भी ये एक वॉर शुरू हो गया और इसके पीछे रीजन सिंपल एक था और वो था कि यूएसएसआर जो था वो उस समय पे अपना नेगेटिव वोट लगा देता था क्योंकि वो एक परमानेंट मेंबर था। इस सिचुएशन से बचने के लिए जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया जो कि था यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, जो कि पास हुआ था 3 नवंबर 1950 को। और इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था कि जनरल असेंबली के पास ये पावर है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि किसी परमानेंट मेंबर ने नेगेटिव वोट दे दिया है, तो जनरल असेंबली खुद अपने मेंबर्स के थ्रू उस मैटर को सॉल्व कर सकता है। ये जो यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन है इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग कोरियन वॉर को कवर कर रहे होंगे। कोरियन वॉर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कोरियन वॉर था क्या और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है वोटिंग मेथड्स इन जनरल असेंबली। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19 जो है चैप्टर नंबर 4 का यूनाइटेड नेशन चार्टर के, वो वोटिंग मेथड्स इन जनरल असेंबली के बारे में है। जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर है उन सभी के पास एक वोट होता है, यानी कि 193 मेंबर है तो 193 मेंबर के पास एक एक वोट है, यानी कि टोटल 193 वोट्स है। और जो डिसीजन मेकिंग होता है जनरल असेंबली में वो दो तरह से होता है, एक 2/3 मेजोरिटी के बेसिस पे और दूसरा सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे। उन डिस्कशंस पे 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नए मेंबर्स को लाने से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शन से रिलेटेड है, इकोसॉक या किसी अदर ऑर्गन्स के मेंबर के इलेक्शन से रिलेटेड है, या फिर जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड है, सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के बारे में है, या जो आईसीजे के जज हैं उनके इलेक्शन को लेकर के, या फिर यूनाइटेड नेशन के किसी मेंबर को हटाने को लेकर के है। इन सभी तरह के मैटर्स के ऊपर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। और सिंपल मेजोरिटी जो है वो अदर सिंपल डिसीजंस के ऊपर चाहिए होती है, वो डिसीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनके ऊपर सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि 50% से ज्यादा लोग अगर उसके सपोर्ट में हैं तो वो चीज मान ली जाएगी। अब हम लोग देखते हैं जनरल असेंबली के प्रोसीड्योर के बारे में। आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 22 तक ये डील करता है जनरल असेंबली के प्रोसीड्योर के बारे में। जो जनरल असेंबली है वो मीट करता है सितंबर टू दिसंबर हर एक साल में, जिसको हम लोग मेन पार्ट बोलते हैं, और उसके बाद फिर जनवरी टू सितंबर जिसको हम लोग रिज्यूम्ड पार्ट बोलते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। यानी कि हर साल सितंबर टू दिसंबर मेन पार्ट जिसे हम कहते हैं, और जनवरी टू सितंबर अगर जनरल असेंबली को वो रिक्वायर्ड लगता है तब, जिसे हम लोग रिज्यूम्ड पार्ट बोलते हैं। जनरल असेंबली जो है वो स्पेशल सेशंस भी रख सकता है अगर कोई मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इमीडिएट उसके ऊपर अटेंशन चाहिए, तो स्पेशल सेशंस भी जनरल असेंबली करता है। अभी तक जनरल असेंबली ने 32 स्पेशल सेशंस किए हैं। जो 31st स्पेशल सेशन था वो कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर था, और जो लेटेस्ट 32nd स्पेशल सेशन था वो था चैलेंजेस एंड मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट करप्शन एंड स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि प्रिवेंट करना, रोकना करप्शन को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, इसके ऊपर 32वां स्पेशल सेशन था। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में बताया था कि जनरल असेंबली जो है वो हर साल एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है जो कि 1 ईयर टर्म के लिए होते हैं। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं 5 रीजनल ग्रुप ऑफ मेंबर स्टेट से, यानी कि जो 5 रीजनल ग्रुप है मेंबर स्टेट के, उसमें से एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं हर साल। जो 5 हैं उसमें से पहला है द अफ्रीकन स्टेट्स, दूसरा है द एशिया पैसिफिक स्टेट, तीसरा है द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, चौथा है द लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, पांचवा है द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। इन 5 स्टेट्स में से हर साल एक जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 1 by 1।
इसके अलावा जनरल असेंबली जो है वो सब्सिडियरी ऑर्गन को भी एस्टैब्लिश कर सकती है अगर जनरल असेंबली को लगता है कि ये नेसेसरी है ताकि वो अपने फंक्शन को और भी अच्छे तरह से परफॉर्म कर सके। अब हम लोग देखते हैं कमिटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जिसमें सबसे पहला है द जनरल कमिटी। जनरल कमिटी जो होता है उसमें असेंबली के प्रेसिडेंट और 21 वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन 6 मेन कमिटी के होते हैं। मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में तो बताया ही था। जनरल असेंबली में वाइस प्रेसिडेंट्स भी होते हैं और वो भी कुल 21 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं और ये प्रेसिडेंट 21 वाइस प्रेसिडेंट और 6 चेयरमैन मेन कमिटीज के ये सभी मिलकर जनरल कमिटी को बनाते हैं। ये जो 6 मेन कमिटी है इसके बारे में भी जस्ट अभी हम लोग देखेंगे इस जनरल कमिटी के बाद में। ये जो जनरल कमिटी है ये रिकमेंडेशन देती है जनरल असेंबली को रिगार्डिंग कि कौन से एजेंडा को अडॉप्ट करना है, उसका एलोकेशन क्या होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन को उस वर्क को देना है, इन सभी चीजों के बारे में वो जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन देती है। लाइक एजेंडा की इन्वायरमेंट के ऊपर क्या एजेंडा है, या फिर पॉपुलेशन के ऊपर क्या एजेंडा है, पॉल्यूशन के ऊपर क्या एजेंडा है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या एजेंडा है और इन एजेंडा को कहाँ एलोकेट किया जाएगा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन एजेंडा के ऊपर काम करेंगे, ये सभी चीजों को लेकर के रिकमेंडेशन देता है जनरल कमिटी जनरल असेंबली को। जो 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसमें से जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स के द्वारा ही होते हैं जो कि सर्व करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी। अब हम लोग देखते हैं मेन कमिटी के बारे में, जिससे रिलेटेड मैंने आपको जनरल कमिटी वाले में बताया था कि जो जनरल कमिटी है उसमें 6 चेयरमैन्स भी होते हैं 6 मेन कमिटीज के। तो जो मेन कमिटीज है जनरल असेंबली को अब हम लोग उसको देखते हैं। एक सवाल ये आता है कि इतनी सारी कमिटीज की जरूरत क्या जरूरत है जनरल असेंबली को इतनी सारी कमिटीज बनाने की? तो जरूरत ये है कि जो जनरल असेंबली है उसका जो काम है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी है उनके एजेंडा में। तो अगर वो अपने काम को अलग अलग कमिटीज को एलोकेट कर देंगे तो उनका जो फंक्शनिंग है वो काफी स्मूथ हो जाएगा और साथ ही साथ जो उनका इफिशियंसी है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये कमिटीज को अपॉइंट करते हैं। ये जो मेन कमिटी है इसका काम है रिकमेंडेशन देना जनरल असेंबली को, ताकि उसके ऊपर जनरल असेंबली अपना कंसिडरेशन ले सके, अपना एक्शन ले सके। जितने भी मेंबर है जनरल असेंबली के वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देते हैं हर एक कमिटी में और टोटल 6 मेन कमिटीज हैं, जिसमें से सबसे पहला है द डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटी, दूसरा है द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, तीसरा है द सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी, चौथा है द स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमिटी और पांचवा है द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी और छठा है द लीगल कमिटी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है जो डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो रिलेटेड है डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से। जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जा सके, जो डेवलपिंग नेशन है उनको और डेवलप कैसे बनाया जा सके। जो सोशल कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कमेटी है वो सोशल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज से रिलेटेड है। जो स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी है वो डीकोलोनाइजेशन और पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन और यूनाइटेड नेशन के बजट से रिलेटेड है कि यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका बजट क्या होगा। और जो 6th कमेटी है लीगल कमेटी वो लीगल मैटर्स से डील करती है। इन सभी कमिटीज का अपना एक डिफरेंट वर्क है और उस वर्क से रिलेटेड वो रिकमेंडेशन देते हैं जनरल असेंबली को। इसके बाद आता है द क्रेडेंशियल्स कमिटीज। इस कमिटी को जो है अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा हर रेगुलर सेशन के शुरुआत में। ये जो कमिटी है उसमें 9 मेंबर्स होते हैं और इसे अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा ऑन द प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट। जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं उनके प्रपोजल पे जनरल असेंबली 9 मेंबर्स को अपॉइंट करती है और ये रिपोर्ट करती है असेंबली को ऑन द क्रेडेंशियल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। क्रेडेंशियल का मतलब अचीवमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट करती है असेंबली को कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें क्या क्रेडेंशियल है। इसी वजह से इसे क्रेडेंशियल कमिटी कहा जाता है।
तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, पावर क्या है, वोटिंग कैसे होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका प्रोसीड्योर क्या है, कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, क्या क्या रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल में चाहिए, इंडिया क्या चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में। इन सभी चीजों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो।